नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक काफी अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इसके बारे में जानकारी के लिए मुख्य रूप से दो शीर्षक हैं। पहला है संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 और दूसरा जो शायद ज्यादा आम है, दल बदल विरोधी कानून। हाँ, ये नाम ज्यादा सुना जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक बात पहले साफ कर दें, हमारे पास आज सिर्फ ये दो शीर्षक हैं, मतलब कोई लंबा चौड़ा लेख या रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। तो हमारा मकसद है कि सिर्फ इन नामों को देखकर, इनके शब्दों को समझकर ये अंदाजा लगाएं कि भाई ये कानून क्या है, क्यों लाया गया होगा और भारतीय राजनीति के लिए इसका क्या मतलब निकलता है, जैसा कि इन नामों से लगता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए कोशिश करते हैं इन शीर्षकों को समझने की। जरूर। तो पहला शीर्षक लेते हैं संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985। इसमें कई बातें हैं। जी। सबसे पहले तो संविधान संशोधन। अब हम जानते हैं कि ये देश के सबसे बड़े कानून मतलब संविधान में बदलाव होता है। हाँ। पर सवाल ये है कि किसी मुद्दे को, जिसे बाद में दल बदल विरोधी कहा गया, उसे एक साधारण कानून की तरह पास करने के बजाय संविधान में ही क्यों बदला गया? मतलब किसी चीज को संविधान में जोड़ने का क्या मतलब होता है, क्यों जरूरी समझा गया होगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जब संसद कोई कानून सामान्य बहुमत से पास करती है तो वो एक साधारण कानून रहता है। ठीक है। लेकिन जब किसी चीज को संविधान में संशोधन करके डाला जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसे देश के बुनियादी कानूनी ढांचे का, मतलब फंडामेंटल लीगल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया जा रहा है। अच्छा। और ये प्रक्रिया जानबूझकर थोड़ी मुश्किल रखी गई है ताकि संविधान को रोज रोज ना बदला जा सके। सही बात है। तो किसी विषय को संवैधानिक संशोधन के जरिए लाने का सबसे पहला और बड़ा संकेत यही है कि उस वक्त के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने उस मुद्दे को बहुत ही ज्यादा गंभीर और स्थायी महत्व का माना होगा। मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं समझी गई। बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ एक वक्ती समस्या का हल नहीं बल्कि देश की शासन प्रणाली के लिए एक बुनियादी नियम बनाने की जरूरत महसूस की गई होगी, जिससे उस कानून को एक वजन मिलता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है। समझ गई। यानी इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। अब इसमें एक संख्या भी है, 52वां। जी, 52nd। ये नंबर क्या बताता है? 1950 में संविधान लागू हुआ और 1985 तक 51 संशोधन हो चुके थे। ये 52वां था। तो ये क्रम संख्या अपने आप में क्या इशारा करती है? ये संख्या 52वां हमें असल में दो चीजें बताती है। पहली, जैसा आपने कहा भी कि 1985 तक हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं रहा था। हाँ। उसमें टाइम और जरूरत के हिसाब से बदलाव होते रहे थे। ये दिखाता है कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो बदलती सिचुएशन के साथ अडेप्ट करता है। ठीक है। और दूसरी बात जो शायद ज्यादा अहम है वो ये कि 1985 तक 51 ऐसे मुद्दे आ चुके थे जिन्हें संविधान के लेवल पर एड्रेस करना जरूरी समझा गया। और ये दल बदल का मुद्दा इतना जरूरी हो गया कि इसे उस लिस्ट में 52वां नंबर मिला। ये दिखाता है कि ये टॉपिक नेशनल एजेंडे पर कितना ऊपर आ चुका था कि इसके लिए संविधान में एक और संशोधन करना पड़ा। सही है। और फिर आता है साल 1985। अब देखिए, हमारे पास बाहरी जानकारी तो नहीं है जी, पर क्या सिर्फ इस बात से कि 1985 में एक संवैधानिक संशोधन के जरिए दल बदल जैसे मुद्दे को कंट्रोल करने की कोशिश हुई, हम उस समय के राजनीतिक माहौल का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ शीर्षक और साल के आधार पर हम ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि 1985 के आसपास का जो पॉलिटिकल माहौल था वो शायद कुछ ऐसी चुनौतियों से गुजर रहा होगा जिन्हें बहुत गंभीर माना गया। जैसे कि दल बदल, यानी चुने हुए नेताओं का अपनी पार्टी बदलना। ये शायद इतना बढ़ गया होगा कि इसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या शासन में रुकावट या शायद एक तरह के नैतिक पतन, मॉरल डिग्रेडेशन के बड़े कारण के तौर पर देखा जाने लगा होगा। संविधान संशोधन जैसा बड़ा कदम उठाने का मतलब ही है कि समस्या को जड़ से पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और ये माना जा रहा था कि जो मौजूदा कानूनी ढांचा था या जो राजनीतिक रस्में थीं वो इसे रोकने में शायद नाकाम हो रही थी। तो 1985 का साल हमें एक ऐसे पॉइंट की तरफ इशारा करता है जहां सिस्टम को स्थिर करने के लिए एक सख्त और संवैधानिक रूप से मजबूत कदम की जरूरत महसूस की गई। ये दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ नाम और नंबर से ही इतनी बातें सोचने को मिलती हैं। जी हाँ। चलिए अब दूसरे शीर्षक पर आते हैं जो शायद ज्यादा लोगों ने सुना होगा, दल बदल विरोधी कानून।
पहले तो ये दल बदल का आसान मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? दल बदल का सीधा सा मतलब है कोई व्यक्ति जिसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट या समर्थन से संसद या विधानसभा के लिए चुना गया हो। हाँ। वो चुनाव जीतने के बाद अपनी मर्जी से उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे, या फिर सदन में पार्टी के निर्देश, जिसे विप कहते हैं, उसके खिलाफ वोट करें या वोटिंग में हिस्सा ही न ले। अच्छा। मूल रूप से ये चुनाव के समय की जो लॉयल्टी थी उससे बाद में हट जाना है। ठीक है। और फिर आता है शब्द विरोधी। ये कानून दल बदल के सपोर्ट में नहीं, उसके खिलाफ है, उसका विरोध करता है। जी, एंटी डिफेक्शन। तो ये विरोधी शब्द अपने आप में क्या कहता है? किस चीज का विरोध हो रहा था? कोई कह सकता है कि भाई पार्टी बदलना तो एक निजी राजनीतिक फैसला हो सकता है। हाँ, ये तर्क दिया जा सकता है। तो फिर इसके खिलाफ एक संवैधानिक कानून लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई होगी, जैसा कि ये नाम बता रहा है? देखिए, ये जो विरोधी शब्द है ना, यही इस कानून के मकसद की चाबी है। अच्छा। ये बताता है कि दल बदल को एक नेगेटिव चीज के तौर पर देखा जा रहा था, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे रोकना जरूरी था। अब सवाल है क्यों? हाँ, क्यों? तो शीर्षक हमें सोचने पर मजबूर करता है। शायद इसलिए कि दल बदल से वोटर्स का जो मैंडेट है, जो जनादेश है, उसका अपमान होता है। कैसे? भाई, लोग किसी व्यक्ति को एक पार्टी की पॉलिसी और वादों के आधार पर चुनते हैं। अब अगर वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाए तो ये उन वोटर्स के साथ एक तरह का धोखा है। हाँ, सही बात है। शायद इसलिए कि इससे सरकारों में अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। विधायक खरीद फरोख्त या अपने फायदे के लिए पार्टी बदल सकते हैं, जिससे चुनी हुई सरकारें गिर सकती हैं या बन सकती हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ये तो है। और शायद इसलिए कि ये पॉलिटिकल करप्शन को बढ़ावा देता है। तो ये जो विरोधी शब्द है, ये इन सभी संभावित प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करता है जिन्हें शायद ये कानून ठीक करना चाहता होगा। तो अगर हम दोनों शीर्षकों को एक साथ रखें, एक तरफ संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 और दूसरी तरफ दल बदल विरोधी कानून, ये हमें क्या पूरी तस्वीर दिखाते हैं सिर्फ इन नामों के आधार पर? जब हम इन दोनों को साथ में देखते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। ये बताती है कि 1985 में भारत ने दल बदल की समस्या को इतनी गंभीरता से लिया कि उसे कंट्रोल करने के लिए न सिर्फ एक कानून बनाया, बल्कि उस कानून को संविधान का हिस्सा बना दिया। ये 52वां संशोधन था, जो दिखाता है कि ये उस वक्त की एक बड़ी प्रायोरिटी थी। ठीक है। और कानून का मकसद, जैसा कि उसके आम नाम से पता चलता है, दल बदल की प्रैक्टिस का विरोध करना था। मतलब उसे रोकना था या कम करना था। तो संक्षिप्त में ये शीर्षक हमें बताते हैं कि ये 1985 में भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता लाने और चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी पक्की करने के लिए किया गया एक बड़ा संवैधानिक प्रयास था। तो इसका कुल मतलब ये हुआ कि 1985 में देश के सर्वोच्च कानून यानी संविधान में एक खास बदलाव किया गया, जो 52वां था। जी। और इस बदलाव से एक ऐसा नियम जोड़ा गया जिसका मकसद था कि जो नेता चुने गए हैं वो अपनी पार्टी न बदलें या बदलने पर अंकुश लगे। हाँ, उसे नियंत्रित करना था। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये जो प्रैक्टिस है, ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, हानिकारक है। बिल्कुल सही। और हम इन शीर्षकों से थोड़ा और अंदाजा भी लगा सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर कोई कानून किसी चीज का विरोधी है तो इसका मतलब है कि उस चीज को करने पर कुछ नेगेटिव नतीजे होंगे, कुछ सजा होगी। हाँ, ये तो है। तो दल बदल विरोधी कानून शीर्षक से ये अंदाजा लगाना लॉजिकल है कि इस कानून में दल बदल करने वाले सदस्यों के लिए कुछ सजा या दंड का प्रावधान जरूर होगा। किस तरह के परिणाम या दंड का इशारा मिलता है आपको? सबसे स्वाभाविक परिणाम जो ऐसे विरोधी कानून से उम्मीद की जा सकती है वो है सदन की सदस्यता से अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब सीट चली जाना। हाँ, यानी अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल करता है, जैसा भी कानून में डिफाइन किया गया होगा, तो उसे अपनी जीती हुई सीट गंवानी पड़ सकती है, उसे सदन से निकाला जा सकता है। ओहो। ये शीर्षक एक ऐसे मैकेनिज्म की तरफ इशारा करते हैं जो न केवल दल बदल को नैतिक रूप से गलत मानता है, बल्कि उसे कानूनी तौर पर सजा के लायक भी बनाता है। और इसका सबसे लॉजिकल दंड विधायकी या सांसदी का छिन जाना ही हो सकता है। ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन शीर्षक की प्रकृति विरोधी इसी तरफ इशारा करती है। यानी ये कानून सिर्फ एक सलाह या नैतिक अपील नहीं थी, बल्कि इसके कुछ असली कानूनी नतीजे थे, जैसे कि सीट खो देना। हाँ, शीर्षक तो यही लगता है, दर्शाते हैं।
और ये हमें ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि ये कानून पार्टियों के अंदर डिसिप्लिन को कैसे प्रभावित करता होगा। पार्टी अनुशासन, वो कैसे? दल बदल विरोधी का मतलब है कि सदस्यों को पार्टी के साथ बने रहने के लिए इनकरेज या शायद मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, तो ये शीर्षक एक ऐसे सिस्टम की ओर इशारा करते हैं जो राजनीतिक दलों को अपने चुने हुए सदस्यों पर ज्यादा कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है, ताकि वो पार्टी लाइन फॉलो करें, खासकर जरूरी वोटिंग के समय। ये पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत करने की एक कोशिश हो सकती है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर ये कानून पार्टी अनुशासन को इतना मजबूत करता है, तो क्या ये एक चुने हुए प्रतिनिधि की जो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति उसकी जो सीधी जवाबदेही है, उसके साथ कोई टकराव पैदा नहीं करता? बिल्कुल, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या दल बदल विरोधी होने का मतलब ये है कि एक विधायक या सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर या अपने वोटर्स की जरूरतों के हिसाब से पार्टी से अलग राय रख ही नहीं सकता? ये बिल्कुल सही सवाल है, और ये उस वैचारिक दुविधा, उस आइडियोलॉजिकल डिलेमा की ओर इशारा करता है जो दल बदल विरोधी कानून जैसे शीर्षक से ही पैदा होती है। एक तरफ इसका मकसद है राजनीतिक स्थिरता और पार्टी अनुशासन लाना, जो शायद अच्छे शासन के लिए जरूरी समझा गया होगा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि क्या ये प्रतिनिधि को सिर्फ पार्टी हाईकमांड का एक फॉलोअर बना देता है? क्या इससे व्यक्तिगत विवेक, इंडिविजुअल कॉन्शियस और लोकल इश्यूज पर आधारित प्रतिनिधित्व की गुंजाइश कम हो जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये शीर्षक हमें सीधे तौर पर पार्टी की सामूहिक इच्छा और एक व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधि की आजादी के बीच का जो टेंशन वाला बैलेंस है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। कानून का विरोधी चरित्र इसी बैलेंस को एक तरफ यानी पार्टी की तरफ झुकाने की कोशिश जैसा लगता है। लेकिन ये हमेशा बहस का मुद्दा रहा है कि ये कितना सही है या कितना असरदार है। ये कानून की प्रकृति से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है। तो कुल मिलाकर आज हमने सिर्फ इन दो शीर्षकों, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 और दल बदल विरोधी कानून पर फोकस करके ये समझने की कोशिश की जी कि ये भारत के कानूनी और राजनीतिक इतिहास में एक अहम मोड़ रहा होगा। 1985 में संविधान में संशोधन करके दल बदल की समस्या से निपटने की कोशिश की गई। हाँ, जिसे उस समय राजनीतिक अस्थिरता और शायद नैतिक पतन का कारण माना जा रहा था। बिल्कुल, और ये कदम, जैसा कि शीर्षकों से लगता है, राजनीतिक दलों को मजबूत करने और चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी पार्टियों के प्रति ज्यादा वफादार बनाने की दिशा में एक प्रयास था, और जिसके संभावित नतीजे में दल बदल करने पर सदस्यता रद्द होना शामिल हो सकता है। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी ये पूरी बातचीत सिर्फ इन दो शीर्षकों के विश्लेषण पर ही आधारित है। सही है। असली कानून में क्या डिटेल्स हैं, उसके क्या असर हुए और उस पर क्या विवाद रहे हैं, ये इन शीर्षकों से पूरी तरह साफ नहीं होता। लेकिन ये शीर्षक अपने आप में ही भारतीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कामकाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लगातार बहस में रहने वाले पहलू पर रोशनी डालते हैं। कौन सा पहलू? वो पहलू है राजनीतिक निष्ठा, पार्टी का कंट्रोल और एक चुने हुए प्रतिनिधि की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता के बीच का जो जटिल रिश्ता है। निश्चित रूप से ये गहरा और कई परतों वाला विषय है, जिसके कई पहलू इन शीर्षकों से ही उभर कर आ जाते हैं। और यहाँ मैं एक आखिरी विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगा जो सीधे तौर पर इन शीर्षकों से ही निकलता है, पर हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। एक ऐसा कानून जिसे दल बदल विरोधी कहा जाता है और जिसे संविधान में जगह मिली है, वो आखिरकार उन तीन मुख्य किरदारों यानी चुना हुआ प्रतिनिधि, उसकी पॉलिटिकल पार्टी और वो वोटर्स जिन्होंने उसे चुना है, इनके बीच के नाजुक रिश्ते को कैसे प्रभावित करता होगा। ये सोचने वाली बात है। क्या ये वोटर्स के प्रति जवाबदेही बढ़ाता है क्योंकि प्रतिनिधि अब पार्टी नहीं बदल सकता, या फिर ये प्रतिनिधि को पार्टी के प्रति ज्यादा जवाबदेह बना देता है, शायद वोटर्स की कीमत पर? इन शीर्षकों के आधार पर इस त्रिकोणीय रिश्ते पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचना काफी दिलचस्प है।